नीलम की रसोई से शुद्ध देसी घी, ताज़ी मठरियों और मिठाइयों की बड़ी लाजवाब सुगंध आ रही थी। ऐसी सुगंध कि किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। आखिर इस सुगंध में एक माँ की ममता और प्यार जो शामिल था। नीलम ने सबसे पहले दूध से इकट्ठा की हुई मलाई से शुद्ध देसी घी निकालकर एक कांच के मर्तबान में भरा। फिर ताज़ी मठरियाँ और शक्करपारे बनाए और उनको भी सीलबंद डब्बे में भरा। मूंग की दाल के लॉज को बर्फी का आकार देकर डब्बे में रख रही थी कि उसका फोन बज उठा। नीलम, हेलो। तन्वी, हेलो मम्मी, कैसी हो? नीलम, मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता कैसी है? ऑफिस से कब आई? तेरी फ्लाइट किस टाइम है बेटा? नीलम ने कई सवाल एक ही झटके में पूछ डाले। तन्वी, बस मम्मी अभी आई हूँ। वो मम्मी, मैंने इसलिए फ़ोन किया कि मैं कल दिल्ली नहीं आ रही हूँ। नीलम, क्यों बेटा, क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तन्वी, हाँ मम्मी, तबीयत तो ठीक है। वो मम्मी, कंपनी वाले मुझे 15 दिनों के लिए यूएस भेज रहे हैं। मुझे परसों ही निकलने के आदेश दिए गए हैं, इसीलिए मुझे दिल्ली आने का प्लान कैंसिल करना पड़ा। नीलम, ओ अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। तन्वी, मम्मी, मैं वहाँ से आने के बाद प्लान बनाती हूँ या फिर आपको ही बेंगलोर बुला लूँगी। आपके लिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। चलिए मम्मी, अब मैं रखती हूँ, बहुत सारी पैकिंग भी करनी है। आप अपना ख्याल रखिए मम्मी। नीलम, कुछ थकी सी आवाज़ में, हाँ बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। तन्वी, गुड नाइट मम्मी। नीलम, गुड नाइट। तन्वी के ना आने का सुनकर नीलम का मन उदास हो जाता है। अपनी बेटी के आने की खुशी में ना जाने कब से कितनी तैयारियां की थी। तन्वी के मनपसंद स्नैक्स और मिठाइयाँ बनाकर रखी थी। पूरे घर को सजाया संवारा। तन्वी के आने के बाद कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, कहाँ से क्या क्या शॉपिंग करनी है, मेन्यू में किस दिन क्या बनाना है, पूरी रूपरेखा उसने पहले ही तैयार कर रखी थी। पर तन्वी नहीं आ रही सुनकर उसका मुंह लटक गया। ना जाने क्यों सहसा ही उसकी आंखें भर आई। रात में अनमने ढंग से उसने खाना खाया और चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गई। आज फिर नीलम की आंखों से नींद गायब थी। नींद के साथ आंख में चोली खेलते खेलते वो अपने अतीत के सागर में गोते लगाने लगी। ब्याह करके मैं 2 कमरों के छोटे से फ्लैट में आई थी। माँ, बाबूजी, 2 देवर, एक ननद, सभी एक साथ रहते थे। नई नई शादी हुई थी, गर्मियों के दिन थे। हमें सोने के लिए कमरा दे दिया। बैठक वाले कमरे में एक लकड़ी का सोफा था, बीचों बीच एक उसी के साथ मेल खाती हुई गोलाकार टेबल थी जो पूरा दिन छूटे चाय के प्यालों और नाश्ते के बर्तनों से भरी रहती थी। साथ ही एक पुराना दीवान था जिस पर बाबूजी सोया करते थे। माँ और राधिका जीजी रात को कमरे के बीचों बीच रखी मेज को एक तरफ खिसका कर वहीं बिस्तर लगाकर सोती थी। तीनों भाई एक साथ पलंग पर सोते थे। ओम और मेरी शादी से पहले इस घर में ऐसे ही चलता था। पर नई नवेली दुल्हन को तो एक कमरा तो देना ही पड़ता ही है। सो कमरे में अब हम दोनों सोने लगे। शाम ढलते ही जगदीश, ओम का छोटा भाई, पानी से बाल्टी भरी छत पर ले जाता और तीनों भाई बहन छत को ठंडा करने के लिए पानी का छिड़काव कर देते। खुले आसमान के नीचे चांद और तारों की छांव में सोने लगे। ज्येष्ठ माह के गर्मी भरे दिनों के बाद मौसम ने करवट बदली और जल्द ही मानसून शुरू हो गया। बारिश के मौसम में दिन तो जैसे जैसे बीत जाते थे, पर जैसे ही रात को बारिश शुरू होती तो वो तीनों अपने बिस्तर उठाए नींद में झूलते हुए हमारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगते और एक एक करके पलंग पर आकर सो जाते। ओम और मैं उनके सोने के बाद उसी कमरे की ज़मीन पर चटाई बिछाकर सो जाते। सुबह माँ बाबूजी उठते और बच्चों को हमारे कमरे में सोया देखकर हमसे नजरें नहीं मिला पाते। भैया भाभी को आधी रात जगाने की क्या ज़रूरत थी? तू यहाँ सोफे पर लेट जाता। माँ दबी आवाज़ में जय, ओम का सबसे छोटा भाई, को कोने में ले जाकर बात कर रही थी। माँ, मैं नहीं सो सकता हूँ इस सोफे पर, टांगें बाहर लटकती रहती हैं, गर्दन में दर्द अलग से निकल आता है। ये कह तो सच ही रहा था। 4 फुट के सोफे पर 5 फुट 6 इंच का लड़का पूरी रात कैसे गुजारेगा? और फिर बात एक दिन की भी नहीं थी। जब यह दूसरे दिन होने लगा तो आखिरकार माँ मुझसे कहने लगी, बहू देख, घर तो इतना ही रहेगा, सबको इसमें ही समाना होगा। तेरी नई नई शादी हुई है, दिल में बहुत से अरमान भी होती हैं,
नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चिंता ना करें। सर झुकाकर मैंने उन्हें कह दिया। पर ओम को हर दूसरे रोज़ आधी रात को दंदनाते हुए उनके कमरे में चले आना पसंद नहीं आ रहा था। सुबह उठते तो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती। माँ पूछती तो गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर निकल जाती। माँ बिना उनके कुछ बोले ही सब समझ रही थी। उसका उन्होंने हल भी खोज लिया। दीवान पर बाबूजी की जगह जय और जगदीश सोने लगे। माँ और राधिका जी जैसे पहले सोते थे सोने लगे। बाबूजी रसोई घर में अपना बिस्तर लगाने लगे। एक पुराना टेबल फैन था जो हवा कम सारी रात घर घर की आवाज़ ज़्यादा करता था। सारी रात उसकी घर घर की आवाज़ में बाबूजी कैसे सोते होंगे। जब दबी ज़ुबान में ये बात मैंने ओम से कही तो वो मेरा चेहरा देखने लगे। नई नवेली पत्नी के सामने अपने घर के हालातों को लेकर वो वैसे ही शर्मिंदा थे। तो क्या एयर कंडीशन लगवा दूं उन्हें? जिस लहजे से उन्होंने मुझे कहा मैं उसके आगे कुछ ना कह सकी। पर उन्हें समझ आ गया कि मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लगी और अगले ही पल सफाई देते हुए कहने लगे, देखो नीलम, तुम तो अभी नई नई आई हो, उन्हें इस तरह सोने की आदत है। बुआ जी तो अपने तीनों बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ बिताने आती हैं, मिलजुल कर तब भी गुजारा कर लेते हैं। कहकर ओम चुपचाप वहाँ से निकल गए। पर अंदर ही अंदर मुझे सहन नहीं हो रहा था। सुबह सवेरे बाबूजी को पसीने से भीगी बनियान के साथ देखती तो मुझे अपराध बोध सा होने लगता। अगर मैं बहू बनकर नहीं आती तो आराम से वो पंखे के नीचे सोती। मेरे बार बार कहने पर ओम माँ से बात करने के लिए राज़ी हो गए। शाम का समय था, सब इकट्ठे बैठकर चाय पी रहे थे। चाय पीते हुए ओम ने माँ से बालकनी को कवर करने के लिए कहने लगे। ओम, माँ, जय और जगदीश भी छोटे नहीं रहे हैं, उनके पास भी अपनी अलग अलग जगह होनी चाहिए जहाँ वो अपना सामान रख सकें। बैठक वाले कमरे के आगे वाली जगह खाली पड़ी है। 2-4 पौधों के गमले हैं, उन्हें बाहर सीढ़ियों में रख देते हैं। उस जगह को काले रंग के शीशों से कवर कर देते हैं। माँ, बेटा कह तो ठीक ही रहा है। मैं भी कई दिनों से सोच रही थी कि अब जगह कम पड़ने लगी है। मैं तो तेरे बाबूजी से ऊपर छत पर कमरा खड़ा करवाने की बात सोच रही थी, पर फिर खर्चे का सोचकर चुप हो गई। ये बालकनी वाली बात मुझे भी पसंद आई है, इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। तेरे बाबूजी से कहती हूँ ऑफिस से कुछ लोन लेकर बालकनी में शीशे लगवा देते हैं। छोटा सा कमरा बन जाएगा और जय और जगदीश वहाँ सोने की जगह के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए भी जगह मिल जाएगी। और राधिका का क्या है, दिन में तुम दोनों ननद भाभी पलंग पर बैठकर गपशप करती रहना और रात को तो वो सोती मेरे पास ही है। ओम, हाँ माँ, बाबूजी को ऑफिस से लोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे शादी के समय कुछ रकम मिली थी, मैं वो आपको दे दूँगा। जय और जगदीश वहाँ सो सकते हैं और बाबूजी को भी रसोई में सोने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन बालकनी को कवर करने की बात को बाबूजी राज़ी नहीं हुए। उनका कहना था पूरे घर में एक वो ही खुली जगह है जहाँ से ताज़ी हवा आती है, उसको भी बंद करवा देंगे तो घर ताबूत बनकर रह जाएगा। पर माँ के बार बार जोर देने पर अच्छा देखता हूँ क्या करना है कहकर उन्होंने बात ख़त्म कर दी। ये बात अलग है, माँ ने ना मुझसे पैसे लिए और ना ही बाबूजी से लोन सेक्शन करवाया। जैसे घर चल रहा था चलता रहा। धीरे धीरे मुझे भी छोटे से घर की आदत होने लगी। माँ अपनी गरीबी और मजबूरी में इतना ज़्यादा झुक गई थी कि किसी भी बात की शिकायत वो नहीं करती थी। हर समय उनके मुंह से बस यही निकलता रहता था, हे ईश्वर, घर छोटा दे देना पर परिवार मुझे बड़ा देना। और बाबूजी उनकी बात को मजाक में उड़ाते हुए कहते थे, इससे और कितना छोटा घर चाहिए, कभी तो कुछ बड़ा मांग लिया कर। शादी के साल के भीतर ही मैं माँ बन गई और तन्वी मेरी गोद में आ गई। दिन महीने साल बीत रहे थे। इस बीच राधिका जीजी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया और वो ब्याह कर अपने घर चली गई। बाबूजी भी रिटायरमेंट में 1 साल बचा था। अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा तो वो जीजी की शादी में खर्च कर चुके थे। जीजी का ससुराल गांव में था। साल में 1 आध बार ही उनका मायके में आना होता था। वहाँ गांव में उनका बड़ा सा मकान था। दामाद जी बड़े ज़मींदार थे, सो पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब यहाँ आकर भी उन्हें अपने घर जैसी सुख सुविधाओं की कमी महसूस होती तो उनके मुँह से निकल ही जाता, राधिका जीजी, भाभी अब तो इस मोहल्ले को छोड़कर कहीं अच्छी जगह ले लो मकान।
भैया से बात करो ना, तुम कहोगे तो तुम्हारी बात को वो मना नहीं करेंगे। तुम्हारी बहनोई भी इस वजह से यहाँ आना नहीं चाहती। मुझसे कह रहे थे कि इस बार ओम से बात करके आना। अगर पैसे की कमी है तो उसकी चिंता ना करें, वो सारा इंतज़ाम कर देंगे। दामाद की पैसे वाली बात ना तो बाबूजी को अच्छी लगी ना ही ओम को। सारी उम्र खुददारी से जीने वाले बाबूजी ने बुरे से बुरे हालातों में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। बात टालने के लिए मैंने चीची से कह दिया, मैं बात करती हूँ, पर मैं कभी ओम को ये मकान ये मोहल्ला छोड़ने का कह नहीं सकी। घर में कितने पैसे वो लेकर आते हैं मैं जानती थी। अभी तो दोनों छोटे देवरों की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। उनके कॉलेज की फीस के साथ कॉलेज के आने जाने के खर्चे में ही उनकी आधी तनख्वाह निकल जाती थी। बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चल रहा था। इस बीच जगदीश ने अपने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और एक पॉलिटेक्निक्स में दाखिला लेकर मोटर मैकेनिक का कोर्स सीखने लगा। उसके बीच में पढ़ाई छोड़ने से बाबूजी उससे काफ़ी खफा रहे। जगदीश बाबूजी को समझाता रहा कि बाबूजी, ग्रेजुएशन के बाद भी कौन सी अफसर की नौकरी मुझे मिल जानी है। किसी प्राइवेट फर्म में कुछ अपराध रख ले तो समझिए गनीमत होगी। हाथ का काम सीख लूँगा तो 2-4 साल में अपना गैराज खोल लूँगा। आखिरकार जगदीश की मेहनत रंग लाई और किस्मत ने उसका साथ दिया। कोर्स खत्म होते ही एक कार बनाने वाली कंपनी के सर्विस स्टेशन पर उसे नौकरी मिल गई और वो हैदराबाद चला गया और वहीं किराए का मकान लेकर रहने लगा। बाबूजी के दोस्त की बेटी संध्या का रिश्ता उसके लिए आया। 2 साल के बाद उसकी शादी हो गई और वो हमेशा के लिए वहीं का होकर रह गया। बाबूजी तब तक रिटायर्ड हो चुके थे। जय पढ़ाई में अच्छा निकला था। बीए के बाद लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किया और दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में एक कॉलेज में उसकी नौकरी लग गई। जय ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की। रोमा उसी के कॉलेज में अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करती थी। माँ बाप की इकलौती औलाद थी। जय से उसकी शादी भी इसी शर्त पर हुई थी कि शादी के बाद वो वहीं उनके आसपास रहेगा। रोमा के माता पिता का पुश्तैनी घर विजयनगर में था, जो उनके कॉलेज के 4 किलोमीटर की दूरी पर था। जय ने भी वहीं विजयनगर में उनके घर के पास एक मकान किराए पर ले लिया। पर जैसे ही रोमा का पाँव भारी हुआ, रोमा अपने माता पिता के साथ आकर रहने लगी। जय का ससुराल में घर जमाई बनकर रहना बाबूजी और माँ को कभी भी पसंद नहीं आया। इस बात पर उनकी और जय की काफ़ी बहसबाजी भी हुई। अपने सबसे लायक बेटे से उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि पैसों की खातिर वो ससुराल की ड्यूटी पर जाकर बैठ जाए। रोमा की तबीयत खराब थी। वो अपनी माँ को उसकी देखभाल के लिए बुला सकता था। माँ ने उन्हें शांत करने की काफ़ी कोशिश की थी, पर उनका गुस्सा था कि कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। नौबत यहाँ तक आ गई कि बाप बेटे ने एक दूसरे से बोलचाल बंद कर दी। समय बीत रहा था, चाहे उसकी रफ्तार धीमी ही थी। इसी बीच जय के बेटा के पैदा होने की खबर जब बाबूजी को किसी रिश्तेदार से पता चली तो बाकी की रही सही कसर भी पूरी हो गई। माँ बाबूजी समझ चुके थे जो उम्मीदें उन्होंने जय से लगाई हुई थी वो बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगा, टूटकर बिखर चुकी थी। फिर भी पोते की खबर ने बाबूजी के गुस्से को थोड़ा कम तो किया। माँ के बहुत जोर देने पर बाबूजी पोते की शक्ल देखने को राजी हो गए। माँ खाली हाथ तो बाबूजी और पोते को देखने नहीं जा सकती थी। माँ ने कुछ रकम बुरे समय के लिए बचा कर रखी थी। उन्होंने अलमारी से रुपये निकाल कर बाबूजी के हाथ में थमा दिए और पंसारी की दुकान से बाबूजी को देसी घी और मेवे लाने के लिए कहने लगी, बाबूजी, इतने रुपये कहाँ से निकाल कर लाई हो? क्या जय ने भिजवाए हैं? माँ, नहीं, उसने नहीं भिजवाए। बुरे वक्त के लिए कुछ जोड़ कर रखे थे। बुरा वक्त कहकर तो नहीं आता है ना? कहकर माँ चुप हो गई। बाबूजी माँ की बात सुनकर हंसने लगे। बुरा वक्त बता कर नहीं आता है। जा, इसे वहीं रखा जिस तिजोरी से इसे निकाल कर लाई है। माँ को बाबूजी का तिजोरी वाला ताना देना अच्छा नहीं लगा। वो चुपचाप साड़ी के पल्लू से
आंखों को पोंछकर ठंडी सांस भरकर बाबूजी के सख्त चेहरे को देखते हुए सोचने लगी, भला कोई माँ बाप अपने बच्चों से ऐसे नाराज होते हैं क्या? माँ के कहने पर कि ये पैसे पूरे वक्त के लिए बचा कर रखे हैं। बाबूजी माँ को समझाने लगे कि ऐसी बात है तो फिर क्यों निकाल रही हो ये पैसे? वक्त में तेरी औलादों से तो मुझे किसी तरह की उम्मीद नहीं, जोड़ कर रखे हुए हैं तो जा वापस वहीं रख दे। जय के ससुराल वाले अच्छे खाते पीते लोग हैं, अपनी बेटी को खूब खिला पिला रहे होंगे। तेरे खून के लड्डू की उम्मीद में उन्होंने अपनी बेटी को अभी तक भूखा नहीं रखा होगा। माँ, ऐसा ना कहो उनके बापू, आपके वंश को आगे बढ़ाने वाला आया है और कब तक अपनी ही औलाद से यूँ मुंह फुलाकर बैठे रहोगे? आखिर है तो हमारा ही खून। मैं कुछ नहीं जानती, बहू के लिए गोंद के लड्डू तो बनाने ही हैं। सासू कुछ तो बना कर ले जाऊंगी कि नहीं? बापूजी, अरे वाह, बड़े सास बन रही है। बहू ने तो तुझे कभी सास समझा नहीं। शादी को 2 साल हो चुके हैं। बता कितनी बार तेरी चौखट पर तेरा कभी हाल चाल पूछने आई है? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ सामान लेने, और वैसे भी उन्हें हमारे गोंद के लड्डुओं की ज़रूरत नहीं है, मैंने बाबूजी को समझाते हुए कहा। बाबूजी क्यों हट कर रहे हो? आप माँ का मन है, उन्हीं की खातिर आप ले आए। माँ ने भी गुस्से से कहा, रहने दे बहू, बुढ़ापे में अकल सठिया गई है इनकी। भला कोई अपनी औलाद से भी यूँ मुंह मोड़ता है? बाबूजी ने भी उस दिन माँ को सुनाने में कमी नहीं छोड़ी और कहने लगे, रहने दे, ज़्यादा बातें ना सुना मुझे। काश अपनी निकम्मी औलाद को भी कहीं कुछ सिखाया होता, जिनको पढ़ाने लिखाने में मैंने अपनी सारी उम्र गुजार दी और अब बाप की शक्ल देखने को राज़ी नहीं हैं। कहीं मैं उनसे कोई उम्मीद ना लगा बैठूं। माँ, अब देखो कैसी बातें कर रहे हो। हर माँ बाप ऐसा ही करते आए हैं, तुमने कोई अनोखी बात नहीं की है। तुमने सामान नहीं लाना मत लाओ, मैं खुद ही बाजार जाकर ले आऊँगी। ये भी नहीं सोचते मरने के बाद अग्नि तो तुम्हारी इसी नालायक औलाद ने ही देनी है, जिन्हें हर समय कोसा करते हो। माँ, खुशी के बाद पर यूँ अब शक्नी वाली बातें तो ना करें, मैंने माँ को समझाया। माँ की हर धर्मिता और अपने पोते का हवाला देते हुए बाबूजी को पंसारी की दुकान से देसी घी और मेवे लाने के लिए जाना ही पड़ा और उनके जाते ही पलंग के नीचे रखे ट्रंक को खींचकर उसे खोलकर बैठ गई। क्या ढूंढ रही हो माँ? मैंने जब उनसे जाकर पूछा तो कहने लगी, जय के पैदा होने पर मेरी माँ ने चांदी के कंगन दिए थे, वही ढूंढ रही हूँ। कहते हुए कपड़ों के बीच में से पुराने कपड़े की थैली निकाली और उसमें रखा सामान पलटकर कंगन निकाल कर मेरे हाथ में थमा दिए। समय की मार ने उनकी चमक कहीं खो दी थी। माँ, बेटा नीलम, मेरा एक काम करती, सराफी की दुकान पर जाकर इसे साफ करवा कर ले आ बेटा, और देख बाबूजी को इस बारे में कुछ नहीं बताना। मैं नहीं बताऊंगी माँ, आप चिंता ना करें। बाबूजी आ जाए तो मैं किसी बहाने से घर से निकलकर इन्हें साफ करवा आती हूँ। माँ को जो चाहिए तो बता दो, मैं वो भी ले आऊँगी। नहीं बेटा, यही काफ़ी है, कहकर उन्होंने ट्रंक बंद कर दिया। उनके हाथ से कंगन लेकर मैं देखने लगी। औलाद की खुशी की खातिर माँ बाप को हमेशा झुकना ही पड़ता है। अपने मन को पक्का करके माँ बाबूजी जय के बेटे की मुबारकबाद देने जय के ससुराल पहुँचे तो किसी ने उनसे सीधे मुंह बात नहीं की। थोड़ी देर पोते को गोद में खिलाकर दोनों घर वापस लौट आए। पूरा 1 सप्ताह दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते रहे। शाम का समय था, मैं बाबूजी और माँ के लिए रोटी सेकने बनाने के लिए रसोई घर में घुसी ही थी कि दरवाजे पर किसी ने बड़े जोर से घंटी बजाई। उसका हाथ था कि घंटी से हट ही नहीं रहा था। आ रहा हूँ बाबा, हाथ तो घंटी से हटा ले, कहते हुए बाबूजी ने दरवाज़ा खोला। सामने हमारी गली के 2 लड़के खड़े थे, जिनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वो घबराए हुए थे। बाबूजी, क्या हुआ भाई, इस तरह कौन घंटी बजाता है? वो दोनों। बाबूजी, वो ओम भैया का सड़क पार करते हुए एक्सीडेंट हो गया है। घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं, आप जल्दी से वहाँ चलें। मैं वहीं खड़ी जड़ सी हो गई। जो उन लड़कों ने कहा सुनकर कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मुंह से कुछ निकला भी नहीं, बस आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बाबूजी, बहुत जल्दी कर, अस्पताल चलना है।
उन्होंने वहीं खड़े दरवाजे पर मुझे आवाज़ लगाई। आटे से सने हुए हाथ को नल खोलकर पानी से धोने लगी। माँ, बाबूजी और मैंने रिक्शा पकड़ा और सीधे अस्पताल पहुँच गए। पर हमारे पहुँचने से पहले ही ओम ने आंखें मूंद ली। सर में गहरी चोट लगने की वजह से ओम की मौत अस्पताल पहुँचने से पहले ही हो चुकी थी। ऐसा कैसे हो गया? हे भगवान, सुबह ही तो मेरा बच्चा सही सलामत घर से निकला था, ये क्या हो गया? सुबकते हुए बाबूजी धम से वहीं लकड़ी के बड़े बेंच पर बैठ गए। ओम नहीं रहा, ये शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मेरी सांसें जैसे मेरे गले में आकर अटक गई। अब तो आंसुओं ने भी साथ छोड़ दिया था। मेरी दुनिया इतनी जल्दी वीरान हो जाएगी, मैंने तो सपने में भी इसकी कल्पना नहीं की थी। तन्वी सिर्फ 10 साल की ही तो थी। ओम को जब अस्पताल से घर लाए तो बाबा बाबा कहकर बिलखते हुए उससे लिपट गई थी। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे ओम से अलग किया था। माँ, बाबा को बोलो ना उठ जाए, मुझे अब कौन पढ़ाएगा? माँ, माँ बोलती क्यों नहीं हो? बाबा को बोलो उठ जाए। दादी और दादू का तो सोचो। तन्वी मेरी बच्ची, कहकर मैंने उसे ओम से अलग किया और अपने सीने से लगा लिया था। तन्वी बिलखते हुए मेरे सीने से लगकर रो रही थी। मम्मी, बाबा क्यों हमें छोड़कर चले गए? बाबा, बाबा। चुप कर मेरी बच्ची, कहकर मैंने कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया। अतीत इस कदर मुझ पर हावी हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंखों से आंसू बहते हुए मेरे कपड़ों को भिगोने लगे। घर में अब 4 लोग ही रह गए थे। बाबूजी ने सुबह शाम सैर पर जाना शुरू कर दिया था। उसके बाद जितना समय घर पर होते, उनका अधिकतर समय तन्वी के साथ खेलने और उसे पढ़ाने में बीतने लगा। बिन बाप की बच्ची को जितना लाड दुलार दे सकते थे उन्होंने दिया। जवान बेटे के यूं एकाएक चले जाने का गम माँ बर्दाश्त नहीं कर सकी और 1 साल के बाद माँ भी हम सभी को छोड़कर चली गई। ओम के यूं अकस्मात निधन के बाद बाबूजी जो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते थे, माँ के जाने के बाद अनायास ही अपनी उम्र से 10 साल बड़े हो गए थे। जिंदगी चलने का नाम है, किसी के जाने के बाद वो रुकती नहीं है। ओम के यूं अकस्मात चले जाने के बाद घर के हालात खराब होते जा रहे थे। एक दिन बाबूजी ने मुझे माँ के ट्रंक को खोलकर कहा। पलंग के नीचे से ट्रंक खींचकर मैंने उनके सामने रख दिया। माँ के सामान को उलट पलट कर देखने लगी। मैं, क्या ढूंढ रहे हैं बाबूजी? मुझे कहे, मैं निकाल देती हूँ। बाबूजी, नहीं, मैं खुद ले लूँगा। कपड़ों के बीचों बीच एक लिफाफे को निकाला और ट्रंक को वापस बंद करके नीचे रखने को कहकर घर से निकल गए। उस दिन घर लौटने में उन्हें शाम हो गई थी। मैं, बाबूजी कहाँ चले गए थे आप? कितनी चिंता हो रही थी। जहाँ जाते हैं बताकर जाया करें। बाबूजी, क्यों इस बूढ़े की चिंता करती है? अगर कुछ हो भी जाता तो कोई ना कोई मुझे घर तक पहुँचा ही देता। मैं, आप ये कैसी उदासीनता वाली बातें कर रहे हैं? आपके पीछे जगदीश का फ़ोन आया था, कह रहा था कल दिल्ली आ रहा हूँ, उसे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बाबूजी, तूने पूछा नहीं क्या बात है? मैं, नहीं बाबूजी, मैंने नहीं पूछा। बाबूजी, संध्या और उसके बच्चे भी आ रही है क्या? मैं, नहीं, ऐसा तो उसने कुछ नहीं कहा। बाबूजी, ठीक है बहू, उसके खाने पीने का इंतज़ाम देख लियो। कुछ सौदा बाजार से लाना है तो बता दे, मैं जाकर ले आता हूँ। मैं, नहीं बाबूजी, कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ लाना भी होगा तो मैं ले आऊँगी, आप चिंता ना करें। अगले दिन जगदीश दोपहर के बाद घर पहुँचा और बाबूजी को उसके साथ हैदराबाद चलने के लिए कहने लगा। पर बाबूजी मुझे और तन्वी को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। जगदीश, मैं आपको कब कह रहा हूँ कि आप अकेले चलें? भाभी और तन्वी भी हमारे साथ रह सकती हैं। भाभी आ जाएंगी तो संध्या को पीछे से घर की चिंता नहीं रहेगी। अदिति के साथ तन्वी का भी स्कूल में दाखिला करवा दूंगा। बाबूजी, मैं कुछ समझा नहीं, संध्या के पीछे से क्या मतलब है? जगदीश, बाबूजी, संध्या नौकरी कर रही है, अदिति को स्कूल के बाद डे केयर जाना पड़ता है। भाभी आ जाएंगे तो तन्वी के साथ अदिति को भी संभाल लेंगी। बाबूजी, नौकरी? ये बात तो तूने पहले कभी नहीं बताई। हैरानी के साथ उनकी आवाज़ में नाराज़गी ज़्यादा थी। जगदीश, बाबूजी, आप तो जानते ही हैं एक आदमी की आमदनी से घर चलाना कितना मुश्किल है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स उसने किया हुआ था। एक दिन यूं ही नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया और देखो उसकी किस्मत, घर बैठे बिठाए नौकरी मिल गई। अच्छा,
आप बताएं कब के टिकट बुक करवा दूं आप सबकी। उत्साहित होते हुए जगदीश बाबूजी से कहने लगा। बाबूजी, देख बेटा, तुझे बुरा तो ज़रूर लगेगा, पर मैं इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। इस शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। जब मन बेचैन होता है घर से बाहर निकल जाता हूँ। अब इस उम्र में नए शहर में जाकर बसना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और जहाँ तक बात नीलम की है, तो बेटा वो तेरे घर में काम क्यों करेगी? हम जैसे भी हैं यहाँ ठीक हैं। जगदीश, बाबूजी, आप कैसे बातें कर रहे हैं? भाभी क्या यहाँ घर पर काम नहीं करती? और वहाँ कौन सा इतना ज़्यादा काम है? घर के कामों के लिए नौकरानी रखी हुई है। ऊपर के छोटे मोटे काम और अदिति की देखभाल ही तो करनी है। आप समझते क्यों नहीं हैं? 10,000 रुपये तो अदिति के डे केयर की फीस है। वो पैसा भी तो बचेगा। और यहाँ भाभी क्या कर रही हैं? सारा दिन खाली तो बैठी रहती हैं। बाबूजी, जगदीश, मैंने एक बार कह दिया कि हम यहीं रहेंगे। मेरा फैसला अटल है। हाँ, अगर नीलम तेरे साथ जाना चाहे तो मैं मना नहीं करूँगा। अच्छा होगा तो उससे खुद बात कर ले। बाबूजी और जगदीश की सारी बातें मुझे सुनाई दे रही थी। मैं किसी भी हालात में बाबूजी को छोड़कर एक दूसरे शहर में तन्वी के साथ जाने का सोच भी नहीं सकती थी। मैंने जगदीश को साफ साफ मना कर दिया कि अगर बाबूजी नहीं जा रहे हैं तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। मेरे मना करते ही गुस्से से भुनभुनाते हुए उठकर वो खड़ा हो गया। जगदीश, आप लोग हमारे साथ नहीं आना चाहते तो मत आइए। संध्या तो मुझे पहले ही कह रही थी कि देख लेना जगदीश, वो यहाँ नहीं आएंगे। उन्हें तो हमारी याद मजबूरी के समय ही आती है। बाबूजी, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे। मुझे लग रहा था आप भाभी को मना लेंगे, पर यहाँ तो आप ही जाना नहीं चाहते। इसके बाद मुझसे भी किसी तरह की उम्मीद मत रखिएगा, कहकर वो पैर पटकते हुए गुस्से से घर से निकल गया। जगदीश को समझाना आसान नहीं था कि बाबूजी उम्र के जिस पड़ाव में है उनमें और एक बूढ़े दरख्त में ज़्यादा अंतर नहीं था। उन्हें उनकी मिट्टी से अलग करते ही वो मुरझा जाएंगे। ये बात जगदीश को समझ नहीं आ रही थी। बाबूजी ने इस घर में अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है। इस घर के एक एक कोने में उनकी माँ और बच्चों की यादें सिमटी हुई हैं। वो आज भी अकेले से माँ से बातें करते हैं। ये बात जानते हुए भी मैं अनजान बनी रहती हूँ। अगर कभी पूछ भी लेती थी कि बाबूजी अकेले में किससे बातें कर रहे हैं, तो कमरे की छत की तरफ देखते हुए कहते कि ईश्वर के साथ लौ लगा रहा हूँ। उससे पूछता रहता हूँ कि कब इस बूढ़े की सुध लेगा। अब जी भर चुका है इस दुनिया से, कहते हुए उनकी आवाज़ टूट जाती। मैं, बाबूजी ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा और तन्वी के बारे में तो सोचो। बाबूजी, तुम दोनों का सोचकर तो चुप हो जाता हूँ, पर मेरे पास कितने दिन बचे हैं ये तुम भी जानती हो और मैं भी। बस तुम दोनों को अपने पैरों पर खड़ा देख लूँ, फिर कोई चिंता नहीं है। कहते हुए उनकी आवाज़ रुक गई और आंखों से छलकते हुए आंसू उनके दर्द की इंतहा बयां कर रहे थे। एक बूढ़े बाप की बेबसी पर मेरा अंतर्मन चित्कार कर रहा था। मैं मूक दर्शक की तरह विवश होकर यह सब देखती रही। जगदीश के जाने के बाद बाबूजी अपना सर पकड़कर बैठ गए। उन्हें उससे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। उनके मन की परिस्थिति को मैं भली भांति समझ रही थी। रह रहकर उनके मुंह से यही निकलता, ईश्वर जो लायक था उसे क्यों अपने पास बुला लिया। ऐसी नालायक औलाद तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। कहते ही अगले पल सोफे से उठे और दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगे। बाबूजी, कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने पीछे से उन्हें आवाज़ लगाई। बाबूजी, तबीयत ठीक नहीं है, ज़रा बाग तक का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। शायद ताज़ी हवा से दिल और दिमाग को कुछ सुकून मिले। रोंदी हुई आवाज़ में उन्होंने मुझसे कहा। मैं, तबीयत ठीक नहीं है तो क्यों बाहर जा रहे हैं? छत पर चलकर बैठ जाएं, मैं वहाँ चारपाई बिछा देती हूँ। कहते हुए उनके पीछे पीछे मैं सीढ़ियों तक आई, पर मेरी बात सुनी अनसुनी करके वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरकर चले गए। आज से पहले इतना मायूस मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। तब भी जब जगदीश ने उनके साथ ना रहकर अलग रहने का फैसला कर लिया था। दिन ढलने को था। बाबूजी को घर से निकले 2 घंटे से ऊपर हो चुके थे। मेरे दिल में बुरे ख्याल आ रहे थे। मैंने तन्वी का हाथ थामा और उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ी। घर से बाग तक जाने के बाद कहकर निकले थे। बाग भी हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। गर्मियों के दिन थे, बाग में अच्छी खासी भीड़ जमा थी। मेरी नज़रें बाबूजी को ढूंढ रही थी। मम्मी देखो, संगीता आंटी रस्सा कूद रही हैं, कहकर मेरा हाथ छुड़ाकर संगीता के पास भाग गई। तन्वी, वापस आओ। मैंने वहीं खड़ी खड़ी उसे आवाज़ लगाई,
पर इतने दिनों के बाद खुले आसमान में आने के बाद मेरी आवाज़ अनसुनी करके संगीता के पास जाकर खड़ी हो गई। हेलो तन्वी, अकेली आई हो? प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए संगीता उससे पूछने लगी। तन्वी, नहीं आंटी, मम्मी के साथ आई हूँ, वो वहाँ खड़ी हैं। हाथ के इशारे से संगीता मुझे अपने पास बुलाने लगी। गीता, शुक्र है घर से बाहर तो निकली तू। जैसे ही मैं संगीता के पास पहुंची मुझे उल्हाना देने लगी, फिर अगले ही पल मेरे गले लग गई। संगीता, कैसी है नीलम? मैं बस ठीक हूँ। वो तो तेरी शक्ल देखकर कोई भी बता देगा कि कितनी ठीक है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। संगीता, और ये क्या, इन झरनों का बहना कब बंद होगा? मेरे आंसुओं की तरफ देखकर कहने लगी। मैं तेरे दर्द को समझती हूँ। जिस दौर से तू गुजर रही है मैं भी उसी दौर से गुजर चुकी हूँ, पर खुद को संभालना तो होगा ना। हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते हैं। बस कर यार, क्या सारी ज़िंदगी रोते हुए ही गुजारेगी? मैं तो सही कह रही है, पर मैं क्या करूँ? कभी सोचा नहीं था कि ओम हमें यूँ बीच बाजार में छोड़कर चले जाएंगे। उनके जाने के बाद आमदनी का कोई जरिया ही नहीं बचा है। वो तो चला गया, पर हम जो जिंदा है वो क्या करें? संगीता, नीलम एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानेगी? मैं, नहीं संगीता, तू ही तो है जिससे मैं अपना दुख दर्द सब कुछ बांट लेती हूँ। तेरी बात का क्या बुरा मानना? वैसे भी अभी अभी जो सुनकर आई हूँ उससे बुरा और क्या हो सकता है? तू भी कह दे जो तेरे मन में है। संगीता, क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही है? कौन बातें सुनाकर चला गया? मैं, कोई नहीं, तो क्या कहना चाहती है? नीलम देख, आज तो जिन परिस्थितियों से गुजर रही है कुछ सालों पहले मैं भी गुजर चुकी हूँ, लेकिन हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। तो पढ़ी लिखी है, ऊपर से तूने योग का डिप्लोमा भी लिया हुआ है। ये पढ़ाई लिखाई किस काम आएगी? तुझे खुद ही कुछ करना होगा। मेरी मान तो तू किसी इंस्टीट्यूट में योगा ट्रेनर के लिए अप्लाई कर, या फिर ओम भाई साहब के ऑफिस में जाकर बात कर। क्या पता वो लोग ओम भाई साहब के बदले तुझे कोई नौकरी दे दें। मैं, पर यार संगीता, ओम की क्वालिफिकेशन मुझसे ज़्यादा थी। मैं तो सिर्फ ग्रेजुएट हूँ। मुझे उनके ऑफिस वाले क्या ही जॉब देंगे? संगीता, यार वैसे ना सही, पर एडमिनिस्ट्रेशन में तो कोई जॉब मिल ही सकती है ना। मैं, हाँ यार संगीता, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। आज तूने ही रियलाइज़ कराया। थैंक यू सो मच। संगीता, अच्छा वैसे ये बता, आज बाग में आना कैसे हुआ? थोड़ा बाहर निकला कर, तेरा दम नहीं घुटता दिन रात उन्हें सफ़ेद दीवारों को देख देख कर। एक फीकी सी हंसी मेरे चेहरे पर आई और अगले ही पल लुप्त हो गई। अपने लिए सोचना तो कब का छोड़ दिया है। मैं तो वो नदी बन चुकी हूँ जिसके नसीब में बस बहना ही रह गया है। अब तो रास्ते मंजिलें तलाश करने की भी ज़रूरत नहीं। वक्त के बहाव में खुद ही हिचकोले लेती हुई बिना किसी लक्ष्य के बस बहती जा रही हूँ। संगीता, क्या हुआ, कहाँ खो गई नीलम? संगीता मेरी बाजू को पकड़कर हिलाते हुए मुझसे कहने लगी। मैं, बाबूजी को घर से निकले काफ़ी देर हो गई है। मुझसे कहा कि बाग तक जा रहा हूँ, पर यहाँ तो कहीं नहीं नजर आ रहे। तूने देखा है उन्हें? संगीता, नहीं मैंने तो नहीं देखा, पर वहाँ पर शाम को कुछ बुजुर्ग आकर हर रोज़ बैठते हैं, तो उनसे जाकर पूछ ले। दोस्तों, क्या बाबूजी किसी अनहोनी का शिकार हो गए हैं, या उनका ऐसा कोई राज है जो वो अपनी बहू से छुपा रहे हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।